आपके खून निकल रहा था, तो क्या उन्होंने कोई पट्टी वगैरह कराने की बात कही या पानी पिलाया कुछ? नहीं नहीं, ना पानी पिलाया, ना पट्टी कराई, कुछ भी नहीं। और ना ये कहा कि मामला लिखवा दो या कुछ पूछा वो गाड़ी के बारे में? या बिल्कुल नहीं, कुछ गाड़ी के मामले में भी नहीं उन्होंने कुछ पूछा। बस उन्होंने वो डायरी में जो नोट करा था, वो उसमें कॉपी में वही कह दिया हम कि अब तुम जाओ, हम इंक्वायरी जो भी होगी वो करेंगे। हम तो डरने लगे कि कहीं सफ़र नहीं कर सकते, कुर्ता पजामा या दाढ़ी वाले लोग जो हैं कहीं जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हालिया मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 37 का है, जहां पर कज़ीम अहमद शेरवानी साहब अलीगढ़ जा रहे थे किसी शादी में, अपने रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए। सुबह के वक्त उन्होंने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत का भी बयान आया है और लिंचिंग को लेकर उन्होंने ये कहा है कि कोई हिंदू लिंचिंग नहीं कर सकता। उसके साथ ही देखने में यह आता है कि जब लिंचिंग होती है तो पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। इस मामले में भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक लोग जो इनके रिलेटिव्स हैं वो दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से मामला दर्ज किया जा सके। हमारे साथ शेरवानी साहब हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 5 दिन हो गए, मामला दर्ज नहीं। जी, मैं वहाँ इतवार का दिन था, सुबह 7 बजे मैं यहाँ से घर से निकला। मेरी भांजी की शादी थी अलीगढ़ में। तो 8 बजे करीब मैं सेक्टर 37 पहुँचा। वहाँ मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, तो एक गाड़ी सफ़ेद कलर की मेरे सामने आकर रुकी। उसने ड्राइवर ने मुझे इशारे से बुलाया और बुलाने के बाद में मुझसे कहा, कहाँ जाओगे? मैंने ये कहा अलीगढ़। कि बैठ जाओ, ये भी अलीगढ़ जा रही है। तो मैंने ये कहा, मैंने भाई पैसे बताओ। तो उन्होंने कहा जो लगते हों वो दे देना। मैंने ये कहा कि भाई 170 रुपये बस में लगती हैं, वो ही दूँगा मैं। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं पिछली सीट पे बैठा। जब मैं बैठा तो मैंने अंदर जाके देखा, तो मैं समझ गया कि मैं गलत जगह बैठा हूँ। तो मैंने उतरने की कोशिश करी, खिड़की खुली हुई थी। ड्राइवर ने उससे, जो मेरे आगे बैठा था, उससे कहा खिड़की बंद कर। उसने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। उसके बाद में जो उन्होंने मुझे मारना शुरू करा है, तो बेइंतहा मारा, बुरी तरह मारा। अब मैंने ये कहा, मैंने इल्तिजा करता रहा उनसे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, मारते रहे।
बुरी तरह मारते रहे, गालियाँ बकते रहे। मतलब गाड़ी में बैठते ही मारना शुरू कर हाँ, दिया? गाड़ी में बैठते कोई और उनका न तो उन्होंने कोई सवाल करा न कुछ, सिर्फ मारने के अलावा। तो मारते पीटते कुछ कह रहे थे आपको मुसलमान को लेकर, दाढ़ी को जी, दाढ़ी पकड़ के मुझे मारा बुरी तरह। और फिर जब मैं चीखा तो उन्होंने वो चीखने में वो शीशे तो उन्होंने वो लगा दिया था, कोई न देखे बाहर से। चीखने पे उन्होंने वो ड्राइवर ने कहा इसके गले में फंदा डालो उसका, अंगूछे का। तो वो उसने अंगूछा डाला मेरे गले में, मैं बेदम हो गया। उसके बाद में ड्राइवर ने मुझसे ये कहा, उससे ही जो मेरे सामने था, कि इससे पेचकस से उसकी आंखें फोड़ो। उसने फिर मेरे वार करा तो ये वार जो है कि नाक पे जो लगा, ये पेचकस लगा है। हाँ, पेचकस लगा। पीटते वो क्या कह रहे थे आपसे? बस वो गालियाँ बक रहे थे और दाढ़ी पकड़ के मार रहे थे मुझे बुरी तरह से। हाँ, ये कुछ मुसलमान शनाख्त की वजह से मारा है, कुछ इस तरह। ये कुर्ता पजामा जो मैं टोपी लगाए हुए था, दाढ़ी थी चेहरे पे, यही वजह थी मेरे पिटने की। हाँ, यही पिटने की वजह थी कि मैं दाढ़ी में था। तो पीटते हुए कुछ दाढ़ी को या कुर्ते पजामे को या मुसलमान को लेकर कुछ क्या बोल रहे थे? बस मुझे दाढ़ी बोला उन्होंने, कुछ नहीं, दाढ़ी पकड़ के मुझे मारा, गालियाँ बकी और मेरा पजामा उतार के उन्होंने फिर मुझे देखा। मेरा पजामा उतरवाया उन्होंने, उतारा खुद, उतार के मुझे नंगा करा, नंगा करके देखा। उसके बाद में बहुत बुरी तरह मारा, मैं बेदम हो गया। ये वाक़या 15 मिनट तक रहा मेरे साथ। फिर कहाँ छोड़ा आपको, किस तरह से? धीरे गाड़ी चली तो ये 4-5 किलोमीटर आगे मुझे, जब मैं बेदम हो गया तो उन्होंने फिर खिड़की खोल के धक्का मार के मुझे बाहर फेंक दिया। चलती गाड़ी से? जी, धीरे थी गाड़ी, फेंक दिया। उसके बाद में फिर ये हुआ कि मैं बैठा उस पर पटरी पे बैठा देख रहा था तो एक साहब कोई आए, बेचारे पैदल आ रहे थे टहलते हुए। उन्होंने मुझे जो देखा तो मेरे करीब आए और आने के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, भाई क्या मामला है? मैंने फिर उन्हें पूरी तफसील बताई। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने ये कहा कि भाई वो ये है कि मुझे सेक्टर 37 जाना है, सेक्टर 37 के लिए। तो उन्होंने कहा आगे से जो लाल बत्ती है वहाँ से कोई सवारी मिल सकती है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, वो मेरे साथ साथ थे। उन्होंने मोटरसाइकिल रुकवाई, मोटरसाइकिल रुकवा के वो बेचारे मोटरसाइकिल वाले जहाँ से टिर्री और वो बैटरी रिक्शा वाला मिला, वहाँ मुझे बिठलवा के जब वो लौटे, लिहाजा मैं फिर उसमें सेक्टर 37 गया। वहाँ जाके चौकी पे मैं पहुँचा, नंगे पैर, चश्मा वश्मा मेरा सब, लिहाजा वो वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में मैंने, वो 3 पुलिस वाले थे वहाँ, मैंने उनसे अपनी बीती हुई कहानी बताई, उन्हें बीता हुआ मामला जो मेरे ऊपर बीत रही थी। तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बस ये कहा पता बताओ अपना, वल्दियत बताओ और अपना नाम बताओ। तो वो उन्होंने पूरी डायरी में, वो उसमें कॉपी में। आपके खून निकल रहा था तो क्या उन्होंने कोई पट्टी वगैरह कराने की बात कही या पानी पिलाया कुछ? नहीं, ना पानी पिलाया, ना पट्टी कराई, कुछ भी नहीं। और ना ये कहा कि मामला लिखवा दो या कुछ पूछा वो गाड़ी के बारे में? या बिल्कुल नहीं, कुछ गाड़ी के मामले में भी नहीं उन्होंने कुछ पूछा। बस उन्होंने वो डायरी में जो नोट करा था वो उसमें कॉपी में वही कह दिया हम कि अब तुम जाओ, हम इंक्वायरी जो भी होगी वो करेंगे। बस मैं फिर वहाँ से ओखला वाला 3 व्हीलर पकड़ा, ओखले के नहीं है, यहाँ मेरे सब अजीज़ अखबार तो गए थे। मेरी एक बीवी की भांजी और भांजी दामाद दोनों डॉक्टर थे यहाँ आसिफ अपार्टमेंट में, ये नई बस्ती में है। वहाँ मैं गया उनके यहाँ उस पे फ्लैट में। वहाँ उन्होंने जब मुझे देखा
तो उन्होंने मेरा इलाज करा वो इंजेक्शन वगैरह जो भी थे वो उन्होंने मुझे मेरी हेल्प करी। तो अब उसके बाद आपने क्या थाने से कांटेक्ट किया, किसी अधिकारी से कांटेक्ट किया, क्या कहना है पुलिस वालों का? अब तो ये फिर उसके बाद में यहाँ ये जो है हाँ नहीं जामिया नगर नहीं, ये हॉस्पिटल जो है अल शिफा में वो कराया हमने मेडिकल। उसके बाद में फिर वो ये रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट हो गई आपकी अभी? हाँ एसओ को भेज दिया। एसओ को भेजा है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई? अभी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं नोएडा पुलिस का मामला है, सेक्टर 39 थाने का है, तो क्या कह रहे हैं एसओ? क्या इसमें मामला दर्ज किया जाएगा, तलाश किया जा रहा है? उसके बाद में उसी रोज़ रात को कुछ पुलिस वाले आए थे वहीं इसमें आसिफ अपार्टमेंट में। उसमें एक सलाउद्दीन नाम के थे, वो कह रहे भाई हमारा मामला ये ख़त्म करो और ये आगे मत बढ़ाओ, इस मामले को ख़त्म करो। 8-10 पुलिस वाले थे उसमें। फिर नोएडा पुलिस थी या दिल्ली पुलिस? नोएडा पुलिस ये ख़त्म करने को कहा, लेकिन आप मामला दर्ज कराना चाहते हैं, उसी की कार्रवाई करें? जी हाँ, मामला दर्ज कराना चाहते हैं पूरा। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामला जब इलेक्शन आता है यूपी में? अभी जिस तरह से मोहन भागवत का भी बयान आया, क्या कहेंगे? ये तो ये इलेक्शन के बारे में ये बीजेपी यही काम कराती है साहब, क्या करें। हम तो डरने लगे कि कहीं सफ़र नहीं कर सकते, कुर्ता पजामा या दाढ़ी वाले लोग जो हैं कहीं जा नहीं सकते और बहुत डरने लगे हैं। डर बैठ गया इसके? जी हाँ, हमें बहुत डर बैठ गया है। और हमें जब वो अपना ख्याल आता है जब वो मार का, तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, बहुत बुरी तरह हमें मारा। क्या कहना चाहेंगे? मतलब डर बैठ रहा है, ख़ास तौर से डराना ही चाहते हैं लोग मुसलमानों को, और वो कहीं ना कहीं बैठता चला जा रहा है। हाँ, डर बैठता चला जा रहा है और हम तो बहुत। तो अब अकेले सफ़र नहीं करेंगे? नहीं, अकेले अब हमारी हिम्मत काम नहीं करती, अब नहीं करेंगे हम अकेले सफ़र। सिर्फ शनाख्त की वजह से? जी हाँ, सिर्फ शनाख्त की वजह से कि हम मुसलमान ज़ाहिर होते हैं दाढ़ी से और टोपी से और कुर्ते पजामे से कि ये मुसलमान है और इन पर जुल्म करो जो भी हो, ये है। तो 2 लोग थे गाड़ी में? नहीं, तीन तो वो लोग थे और एक ड्राइवर, 4 लोग थे। चारों मार रहे थे? नहीं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो बता रहा था कि इसके फंदा डालो गले में, या पेचकस उसने ही दिया। ज़बान से क्या लग रहा था, किस टाइप के, मतलब लोकल वहाँ के लोग हैं, किस ज़बान, उनके बोलने के अंदाज से क्या अंदाज़ा हुआ आपको? मुझे तो उधर ही के लगते थे, नोएडा के साइड के जी। मैं पहचान तो ज़ात को तो नहीं बता सकता कि कौन गुजर थे या कौन थे, लेकिन हाँ थे वो बहन के लोग। शुक्रिया। ये थे कज़ीम अहमद शेरवानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे। ख़ास तौर से इन्होंने एक जो बात आखिर में कही वो काफ़ी परेशान कुन है, परेशान करने वाली है, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, कि अगर आपकी शबीह मुस्लिम है, दाढ़ी टोपी कुर्ता अगर आप पहने हुए हैं, तो आप अकेले सफ़र, ख़ास तौर से ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे वज़ीर आज़म हैं, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बताने सब जानते हैं, किसी से जो है छुपे हुए नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं और उसके बाद एक्शन ना होना, मामला दर्ज ना करना, पुलिस के ज़रिए ये कहना कि मामले को रफ़ा दफ़ा करें, आगे इस मामले को ना बढ़ाएं, जिस तरह से इनका कहना है कि पुलिस घर पर पहुंची थी और 8-9 पुलिसकर्मी थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, नोएडा पुलिस के, और उन्होंने ये कहा कि आप मामला यहीं ख़त्म कीजिए, इसमें एफ़आईआर दर्ज नहीं कराइए। जाहिर सी बात है अगर मामला दर्ज नहीं होगा, एफ़आईआर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो लोग जिनको सज़ा होनी चाहिए, जो कसूरवार हैं, वो छूट जाएंगे और उनकी हिम्मत बढ़ेगी और आइंदा भी इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे। और यही वजह है कि लिंचिंग को लेकर बार बार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के सरकारें सख्त हों,
कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राज्य सरकारें लिंचिंग को लेकर अलग से कानून बनाएं, लेकिन उसके बावजूद 3 साल बीत जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के किसी भी राज्य सरकार ने लिंचिंग को लेकर कानून नहीं बनाया सिवाय राजस्थान सरकार के, और उसकी वजह से इस तरह की लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। मोहन भागवत अपने बयानबाजी में चाहे कुछ भी करें, लेकिन ग्राउंड हकीकत ऐसी ही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।